बट जावा जो है सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जावा जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर वो आता है क्लास का। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। थर्ड जो हो जाता है वो होता है इनकैप्सुलेशन। और फोर्थ जो पार्ट होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। फिफ्थ इनहेरिटेंस। और ये सभी टॉपिक हम लोग काफ़ी डिटेल में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या सब चीज़ें होगा। और ये जो पार्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इतना कंसेप्ट्स है और इसी कंसेप्ट्स पे, इसी 6 कंसेप्ट्स के बेसिस पे जावा काम करता है। तो एज यू कैन सी दैट फर्स्ट कंसेप्ट इज नोन एज द क्लास। सो व्हाट इज क्लास? अब सिंपल भाषा में आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं प्रोग्रामिंग के भाषा में आपको नहीं बताऊंगा ताकि समझने में आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले क्लास का मतलब आप क्या समझिए कि जैसे आप, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, आप स्कूल जाते हो, स्कूल आप गए हो, फिर कॉलेज में भी आप जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या है कि आपके कॉलेज में एक क्लासरूम होता है जहाँ पे क्या सब चीज़ें होता है आप वहाँ पे देख सकते हो कि आपके क्लासरूम में बेंच है, डेस्क है, आप स्टूडेंट्स रहते हो वहाँ पे, जो फैकल्टी होते हैं वो रहते हैं, व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है ना। तो ये सब चीज़ों को रखने के लिए जो एक जगह बनाया गया, दैट इज नोन एज द क्लास। बट ये मैंने नॉर्मली बताया कि क्या है, बट प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्लास क्या होगा, क्लास इज ए कंटेनर इन विच वी कैन स्टोर समथिंग। तो क्या स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोग्रामिंग में दो ही चीज होता है, और वो होता है क्या कि वेरिएबल्स एंड मेथड्स। कि एक क्लास के अंदर में आप या तो वेरिएबल्स को स्टोर करते हो और मेथड्स को स्टोर करते हो। मतलब आप सिंपल आप समझिए कि क्लास इज ए कंटेनर इन विच वी कैन स्टोर द वेरिएबल्स एंड मेथड्स। आई होप ये चीज क्लियर होगा कि वेरिएबल्स और मेथड्स को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, दैट इज नोन एज क्लास। अब यहाँ पे जो टर्म मैंने यूज किया कि व्हाट इज वेरिएबल्स एंड मेथड्स, पहले हमें ये समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब क्या हो सकता है, एनीवन कुछ कोई किसी को अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ पता है क्या होता है वेरिएबल, तो अनम्यूट करके आंसर हमें कर सकते हैं। और देखिए आप जितना बोलेंगे, आप नहीं भी आता है तो ओके है, बट अगर आप जानते हैं तो आप बोलिए, ज्यादा बेहतर होगा समझने के लिए। तो यहाँ पे जो है मेमोरी एलोकेशन नेम बिल्कुल सही है, तेजस ने आंसर किया है कि मेमोरी एलोकेशन नेम है। और कोई इसमें कुछ ऐड कर सकता है क्या कि वेरिएबल्स का मतलब मेमोरी लोकेशन नेम को हम वेरिएबल्स कहते हैं? थोड़ा सा, और इन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है इन्होंने। देखिए वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि अगर आपने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के पर्पज से, मैं आपको अगर आपको बताऊं कि अगर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अगर हमें करना हो, लाइक सपोज आपने लिखा कि x इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे जो मैंने x लिखा है, दिस x इज नोन एज द वेरिएबल नेम, और जो 10 है ये उसकी वैल्यू होती है। और दिस इक्वल साइन इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब यहाँ पे अगर सभी जो टर्म मैंने लिखा है कि x इक्वल टू 10, तो इसमें मैं अगर बात करूं कि x क्या है, सो x इज अ वेरिएबल नेम। और यहाँ पे जो इक्वल साइन मैंने यूज किया है इज असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम क्या कहेंगे कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसको हम कहेंगे। और 10 जो है इज अ वैल्यू। इस तरीके से आप समझिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि x जो है वेरिएबल नेम है, या मतलब क्या कि हमने 10 को स्टोर करने के लिए वी हैव यूज्ड x। तो x जो है एक मेमोरी लोकेशन है कि जहाँ पे आपने 10 को स्टोर किया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का जो नाम है वो आप क्या दे सकते हो, तो यू कैन हैव एनी नेम टू योर वेरिएबल नेम, x y z आप कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि फर्स्ट लेटर हमेशा उसका जो आप नेम जो आप दे सकते हो वेरिएबल का नाम, तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल में और स्मॉल से कोई मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे मैटर ये करेगा कि फर्स्ट लेटर हमेशा अल्फाबेट ही होना चाहिए, फर्स्ट लेटर जो होगा वो डिजिट नहीं होना चाहिए। आप ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x1 इक्वल टू 10, ये चलेगा, ये ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि फर्स्ट लेटर आपने डिजिट लिख दिया, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हो। तो फर्स्ट लेटर जो हमेशा होगा वो अल्फाबेट ही आपको यूज करना है। और सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो किस तरीके से कर सकते हैं कि वेरिएबल इज यूज टू
स्टोर सम वैल्यू, आप इस तरीके से भी आप सिंपल समझ सकते हैं कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी एलोकेशन हम करते हैं, उसी मेमोरी एलोकेशन को हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल का यूज हम प्रोग्रामिंग में क्यों करेंगे, कुछ वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज करेंगे। जैसे इस इक्वेशन में आप देखेंगे क्या कि मैं 10 को स्टोर कर रहा हूँ या 10 को असाइन कर रहा हूँ इनटू एक्स, वी आर असाइनिंग 10 into x। तो इस पर्पज से मैंने इस x का यूज किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली बताया कि यहाँ पे x वेरिएबल का नाम है, इक्वल्स टू को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसकी वजह से आप किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं, और 10 एक वैल्यू है। अब इसका यूज आप डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में किसी भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं। आई मीन किसी आप लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो सी में भी आप डायरेक्टली इसका यूज आप नहीं कर सकते हैं, या सी प्लस प्लस में भी नहीं कर सकते हैं, डॉट नेट में भी नहीं कर सकते हैं। आपको जावा में भी आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू टेल द कंपाइलर दैट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू गोना स्टोर इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। इट मींस व्हाट कि आप जो भी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं, पहले इसका टाइप बताना होगा कि ये जो वैल्यू है ये होल नंबर में है, या डेसिमल में है, या अल्फाबेट लेटर है, या वर्ड है, या सेंटेंस है। पहले आपको ये चीज आपको बताना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं हम लोग क्या, डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है कि इसके नाम में इसका डेफिनेशन है, डेटा का टाइप्स बताएगा। तो डेटा मतलब क्या, 10 जो है एक डेटा है, तो वो किस टाइप का डेटा है, तो हमें ये चीज बताने के लिए यहाँ पे कंसेप्ट हमें सीखना है डेटा टाइप्स का। और इसमें सबसे फर्स्ट कंसेप्ट आता है इंटीजर, शॉर्ट में हम INT लिखते हैं, बट इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब क्या होगा कि इसमें आप कोई भी होल नंबर को आप स्टोर कर सकते हो, जैसे आप इस तरीके से, इट कुड बी इन माइनस एज वेल, इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे जो है आपको इस बात पे ध्यान रखना है क्या कि इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं होना चाहिए। माइनस पॉसिबल है लेकिन इसमें डेसिमल नहीं होगा, तो वो इंटीजर इसको हम कहेंगे। सेकंड जो पार्ट है वो होता है फ्लोट। फ्लोट में क्या होगा, इसमें डेसिमल होगा, लेकिन डेसिमल के बाद अप टू 6 डिजिट तक आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन जब भी हम फ्लोट की अगर हम बात करें तो डेसिमल तो होगा, बट आफ्टर डेसिमल यू कैन हैव 6 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, एंड देन यू हैव टू ऐड वन कीवर्ड f। f मींस फ्लोट, मींस आप कंपाइलर को इंडिकेट कर रहे हो कि वी आर वर्किंग विद फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू। अगर आपने फ्लोट नहीं दिया या उस टाइम आपको कंपाइल टाइम में ही एरर होगा। और ये मैं आपको करके जब प्रैक्टिकली मैं करके भी प्रोग्राम दिखाऊंगा तो वहाँ पे ये चीज़ आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से है। ये श्रद्धा, आप बोलिए, कुछ आपका डाउट से तो पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है श्रद्धा? Your voice is breaking. I'm not able to hear you. Can you please repeat one more time? Sir, can you repeat this data type? Yes, yes, sure, sure. सी डेटा टाइप्स मींस क्या, मैंने बताया कि डेटा का टाइप क्या होगा, मींस किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। मैंने ये कंसेप्ट क्यों बताया, मैंने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया कि वेरिएबल जो है आप किसी भी प्रोग्रामिंग में, जब वेरिएबल का मतलब क्या, जहाँ पे वैल्यू को स्टोर करेंगे। जैसे मैंने एक्स में मैंने 10 को स्टोर किया यहाँ पे, तो इसका यूज मैंने बताया कि आप डायरेक्ट इसका यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कंपाइलर को एग्जैक्ट बताना होगा कि अगर आपने x में जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो तो किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो। मींस कंप्यूटर को आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देना है वो इंस्ट्रक्शंस आपको स्पेसिफिक आपको देना पड़ेगा। लाइक अगर आपने x में 10 स्टोर किया तो 10 किस टाइप की वैल्यू है, पहले ये चीज बताना होगा कि वो होल नंबर में है, वो डेसिमल में है, वो अल्फाबेट लेटर है, वो वर्ड है, या सेंटेंस है। पहले ये चीज आपको बताना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, डेटा टाइप्स। और मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप्स मतलब क्या, इसका डेफिनेशन इसके नाम में ही है कि डेटा का टाइप बताएगा कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू स्टोर इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो इसमें मैंने फर्स्ट टाइप आपको क्या बताया कि इसमें इंटीजर है। फर्स्ट टाइप को हम क्या कहते हैं, इंटीजर, बट आपको हम प्रोनाउंस करते हैं इंटीजर, बट यहाँ पे जो कीवर्ड यूज किया गया है वो है INT, आपको सिर्फ लिखना है शॉर्ट में। और इंटीजर का मतलब मैंने बताया कि इसमें आपको सिर्फ होल नंबर स्टोर करना है। होल नंबर मतलब क्या, विदाउट डेसिमल, डेसिमल इसमें नहीं होगा। आप माइनस में भी स्टोर आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेसिमल बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। दैट इज नोन एज द इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। इफ विल टॉक अबाउट द फ्लोट, फ्लोट मीन्स क्या हो जाएगा, उसमें हम डेसिमल रखेंगे, बट डेसिमल के बाद आपको 6 डिजिट तक आपको रखना है यहाँ पे।
डेसिमल के बाद अप टू 6 डिजिट तक आप रख सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पे लास्ट में एज अ सफिक्स आपको यूज करना होगा एफ कीवर्ड। एक एफ आपको अल्फाबेट लेटर यूज करना पड़ेगा जो इंडिकेट करता है कंपाइलर को कि वी आर वर्किंग विद फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू। तो इसलिए हमें यहाँ पे इस तरीके से यूज करके लास्ट में एफ हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो डेसिमल की बात हम जब भी करेंगे तो ये फ्लोट होगा, लेकिन यहाँ पे एक और तरह का डेसिमल आपको मिलेगा। जो थर्ड पार्ट होता है वो है डबल। डबल में भी डेसिमल टाइप की वैल्यू को आप स्टोर करते हो, बट वो किस तरीके से होगा कि 10 पॉइंट, जैसे मैंने इस तरीके से लिखा, और ये जो होगा अप टू 16 तक वो लेके चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अप टू 6 तक हम रखेंगे, यहाँ पे अप टू 16 तक यहाँ पे रहेगा। लेकिन डबल में आपको यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोट में आपको एफ यूज करना है लास्ट में, तो यहाँ पे कुछ भी हम जैसे डी वगैरह कुछ यहाँ पे यूज हमें नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ हम डेसिमल के बाद जितने आपको रखना है डिजिट्स आप यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन लास्ट में यहाँ पे एज अ सफिक्स हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हमने फ्लोट में लास्ट में एफ यूज किया था, यहाँ पे कुछ भी डबल का जो फर्स्ट लेटर है डी, ये सब चीजें हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। आई होप कि ये तीनों चीज क्लियर होगा कि हमारे पास तीन टाइप अभी मैंने आपको जो बताया। इंटीजर मीन्स इट्स कंप्लीटली ऑल अबाउट द होल नंबर, फ्लोट मीन्स इट्स ऑल अबाउट द डेसिमल, बट आफ्टर डेसिमल you have to use up to 6 digits, and after that you have to put f means float, एंड डबल की अगर हम बात करें तो डेसिमल के बाद अप टू 16 डिजिट तक आप ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन इसके बाद यहाँ पे कुछ भी डी वगैरह यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन टाइप का यहाँ पे मैंने आपको बताया डेटा टाइप्स। और फोर्थ जो होगा ये है कैरेक्टर। और कैरेक्टर का मतलब क्या हो सकता है कि कोई भी, हेलो हाँ सर, स्वप्निल बोल रहे हैं। हाँ बोलिए स्वप्निल। सर एक क्वेश्चन था कि फ्लोट में अप टू 6 और डबल में अप टू 16 ही क्यों? नहीं देखो, उसका नहीं साइज, हाँ नहीं, ये जो है साइज मतलब वो तो अलग चीज है कि साइज वो कितना रखेगा, वो तो आगे के जब मैं बताऊंगा कि मेमोरी से कितना वो स्पेस लेगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड उसने बना के दिया है जावा में, इस तरीके से सी और सी प्लस प्लस में स्टैंडर्ड नहीं बनाया हुआ है। वहाँ पे सी में अगर आप जाते हो तो डेसिमल के बाद हम सिर्फ 2 ही रखते हैं, और डबल में डेसिमल के बाद हम अप टू 6 रखते हैं। बट यहाँ पे मॉडिफाई किया गया कि अगर आपको एग्जैक्ट रियल नंबर आपको चाहिए रहेगा तो यहाँ पे आप अप टू 16 अगर आपने कर दिया तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट रियल, अगर कभी आप डिवाइड करते हो कैलकुलेटर में तो यहाँ पे किस तरीके से आ जाता है, डेसिमल के बाद पूरा स्क्रीन आपको फुल हो जाता है। अगर कैलकुलेटर में कभी आप उस तरीके से डिवाइड करके देखो तो, है ना। तो डेसिमल के बाद जितने भी पॉसिबल डिजिट्स हैं, अगर आपको एग्जैक्टली वही चीज चाहिए तो आप यहाँ पे डबल यूज आप कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम मतलब ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा कन्वेंशन पहले से बना के रखा गया है कि हम अगर हम जावा की अगर हम बात करें तो हमें अप टू 16 तक हम ले सकते हैं। तो 16 मतलब क्या पूरा हो गया ना, कि एग्जैक्टली आपको मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप अगर आप सी प्लस प्लस अगर आप करते हो प्रोग्रामिंग, तो वहाँ पे हम लोग क्या बताते हैं कि डेसिमल के बाद फ्लोट की अगर डबल की बात करूँ तो डेसिमल के बाद अप टू 6 तक ही वहाँ पे लेता है। लेकिन जावा में उसको मॉडिफाई किया गया कि नहीं, अगर किसी को आपको एग्जैक्ट चाहिए कि नहीं आगे का भी क्या पार्ट है वो भी हमें डिस्प्ले करना है, तो ये आप वहां पे डबल यूज कर लीजिए। तो ये मॉडिफाई किया गया सी प्लस प्लस के कंसेप्ट को लेके यहाँ पे कि आप इसमें अप टू 16 तक हम यहाँ पे रख सकते हैं, और फ्लोट में अप टू 6 तक रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एफ यूज करना कंपलसरी है, अगर आपने एफ मिस किया तो यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। और डबल में कोई सफिक्स नहीं यूज करना नहीं, हाँ इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि अगर आपने यहाँ पे डी लिख दिया तो वो एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा लॉन्ग में आ जाता है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी देने का इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, पहले से सब कुछ रूल्स बता दिया गया है, कंपाइलर को पहले से समझा दिया गया है कि कहाँ पे क्या चीजें होगा। तो अभी हम लोग को कुछ सीखना है वही चीजें कि क्या रूल्स रेगुलेशन है, फ्लोट का मतलब क्या कहाँ तक समझेगा, डबल का मतलब क्या कहाँ तक समझेगा। प्रोग्रामिंग का मतलब आप एक ये है क्या, एक लैंग्वेज है, राइट। लैंग्वेज का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप अंग्रेजी सीखते हो आप, तो अंग्रेजी में क्या सब चीजें हैं, आप अंग्रेजी आप कब अच्छा बोल सकते हो, उसके लिए आपके पास 2 ही चीजें हैं। उसमें क्या है कि एक तो आप रूल्स रेगुलेशंस आप अच्छे जानते हो अंग्रेजी के बारे में, दैट इज ग्रामर पार्ट, मतलब कहाँ पे आपको एस लगाना है, कहाँ पे ईएस लगाना है, तो पहले से सारा रूल रेगुलेशन बना के रखा गया है। दूसरा पार्ट क्या हो जाता है कि अगर आपको वोकेबलरी अच्छे से आता है, मतलब अंग्रेजी में जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं, है ना, डिक्शनरी के जितने वर्ड्स है, अगर ये आपको अच्छे से आता है और ग्रामर आप अच्छे से समझते हो तो आप अच्छा अंग्रेजी लिख सकते हो और बोल सकते हो। एम आई राइट? है ना। एग्जैक्टली सेम चीज क्या है, प्रोग्रामिंग भी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ भी पहले से पूरा रूल रेगुलेशन बना के रखा गया है कि कंप्यूटर को आप क्या लिखोगे तो क्या हमें आउटपुट देगा। तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि हमें कंप्यूटर का लैंग्वेज सीखना है, जो कि हम जावा सीख रहे हैं। तो जावा के हेल्प से आप किस तरीके से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेंगे,
राइट। ओके तो यहाँ ओके पे सब कुछ रूल रेगुलेशन फिक्स है कि यहाँ पे इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। तो हमें जो अभी सीखना है वही सब चीजें सीखना है कि क्या रूल रेगुलेशन है, कौन से कीवर्ड से क्या होगा। राइट, क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ओके ओके सर। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ टाइप में जो है कि कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब नॉर्मली लोग क्या समझते हैं क्या कि आप अल्फाबेट की बात करते हैं कि आप अल्फाबेट में ABCD है जो भी होता है उसको हम बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल कैरेक्टर का कंसेप्ट क्या होता है कि आपको हमेशा सिंगल लेटर लेना है, सिंगल लेटर होना चाहिए, बट वो सिंगल कोट के अंदर होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे रूल बताया गया है कि जैसे मैंने ए लिखा बट ए शुड बी इन सिंगल कोट, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये कैरेक्टर है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे कैरेक्टर इस तरीके से, मैंने सिंगल लेटर की बात कर रहा हूँ तो सिंगल डिजिट भी आप ले सकते हो। मतलब क्या कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, लेकिन इसको अगर मैंने सिंगल कोट में लिखा तो कंप्यूटर इसको एज ए कैरेक्टर ट्रीट करेगा। जैसे कि अगर मैंने अभी क्या बताया कि कोई भी डिजिट अगर मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर वाले में एक में और ऐड कर देता हूँ 5, तो अगर मैंने इंटीजर में यहाँ पे 5 लिखा है सिर्फ विदाउट सिंगल कोट, दैट बिकम्स इंटीजर। बट उसी को मैंने 5 को यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर लिख दिया, नाउ कंप्यूटर विल ट्रीट इट एज अ कैरेक्टर। आपको इस बात को ध्यान देना है। तो सिंगल कोट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि यू हैव टू पुट सिंगल लेटर और सिंगल डिजिट। हम ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि 10 को अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या कि 10 को मैं इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है ना, 10 को सिंगल कोट में लिख दिया, तो ये 10 जो है ये कैरेक्टर यहाँ पे होगा या नहीं होगा? 10 कैरेक्टर होगा? कोई बता सकता है अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग? यस सर, होगा। होगा सर। हाँ देखिए, मैंने अभी आपने में बात पे आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या बताया कि सिंगल कोट के अंदर सिंगल डिजिट होना चाहिए। 10 जो है सिंगल डिजिट नहीं है, यहाँ पे 2 डिजिट है, 1 एंड 10, तो इसलिए ये कैरेक्टर नहीं होगा। अगर ऐसा है देन इट्स कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा कि सिंगल कोट के अंदर मैंने क्या लिख दिया 4.5, यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये कैरेक्टर होगा या नहीं? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना कैरेक्टर है बता सकते हो इसमें? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है इसमें? सबसे पहले तो 4 है, 3 है एग्जैक्टली, फिर डॉट है जो डेसिमल है, और फिर ये है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो आई होप कि आप ये चीजें आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, कि अगर मतलब 2 ही कंडीशंस इसमें आपको ध्यान रखना है कि इट कुड बी एनीथिंग, आप अल्फाबेट लेटर लिखो या आप कोई भी डिजिट लिखो, लेकिन वो सिंगल होना चाहिए, तो ही उसको हम कैरेक्टर कहेंगे। तो ये आप बिल्कुल नहीं समझो कि मतलब अल्फाबेट को ही हम सिर्फ कैरेक्टर बोलेंगे, ऐसा नहीं है। नंबर भी हो सकता है बट वो सिंगल डिजिट में अगर है देन इट्स बिकम्स अ कैरेक्टर। चलिए ये चीजें तो समझ में आ चुका है। अब जो है नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होगा कि इसको हम नॉर्मली डिफाइन हम कैसे करते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम एक साथ कंबाइन करेंगे, दैट बिकम्स स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जैसे आपका नाम, अगर मैंने किसी चीज का नाम लिख दिया, मैंने अपनी कंट्री का नाम लिख दिया, इंडिया लिख दिया, तो ये डबल कोट के अंदर आपको लिखना है और यहाँ पे मल्टीपल चीजें होगा, मतलब सिंगल लेटर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी का नाम लिख दिया, पुणे लिख दिया। ठीक है, और इसमें हम डिजिट भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी रख सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे 10 भी जो हुआ है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो अगर मैंने नॉर्मली इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ क्या, कि अगर मैंने सिंपल लिखा विदाउट सिंगल कोट विदाउट डबल कोट, मैंने यहाँ पे लिखा 10 + 10, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इट्स 20, राइट। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेगा। बट आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रिंग, लाइक डबल कोट के अंदर मैंने 10 लिखा एंड देन फिर से मैंने डबल कोट के अंदर मैंने 10 लिखा, अब आंसर कितना होना चाहिए, 10 10। एग्जैक्टली करेक्ट है ना। तो यहाँ पे कॉन्केट कर लेता है ये स्ट्रिंग, तो ये डबल कोट ये सारा काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डबल कोट जब भी हम लिखते हैं तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रिंग की तरह ये कॉन्केट करता है। और अगर हमने सिर्फ इंटीजर लिखा तो डायरेक्टली आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस 10 + 10 दैट इज 20 आपको यहाँ पे करके दिखाता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो मेन जो हम लोग फ्रिक्वेंटली जो हम लोग यूज करेंगे डेटा टाइप्स, यही 5 डेटा टाइप्स हम लोग यूज करने वाले हैं। बट यहाँ पे एक चीज और है जो हम लोग आगे यूज करेंगे, और वो है बुलियन टाइप। बुलियन का मतलब होता है क्या, आइदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा।
और ये चीज कब होता है, ट्रू और फॉल्स कब होता है, जब आप कुछ कंडीशन चेक करते हो। कंडीशन आप किस तरीके से चेक करते हैं, लाइक सपोज हमने x इक्वल टू 10 लिखा एंड y इक्वल टू 20 लिखा, तो इस इक्वेशन के बेसिस पे आप क्या बता सकते हो कि x इज लेस देन y है, बता सकते हो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मैंने जो अभी ये स्टेटमेंट लिखा ट्रू है, तो यहाँ पे ये ट्रू दे देगा। मैंने लिखा कि x इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है ये ट्रू होगा। तो ट्रू और फॉल्स हमें कब मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक डेटा टाइप दिया है बुलियन, उसको कहते हैं बुलियन। तो बुलियन जो है आइदर ट्रू रिटर्न करेगा और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको लोगों को समझ में आया होगा और अभी आप आसानी से समझ सकते हैं। और इतने ही टाइप का वैल्यूज होता है आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए या कुछ भी किसी भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ये जो है मैंने अभी आपको डेटा टाइप्स बताया मोर देन इनफ है। आप आसानी से आप जावा सीख सकते हो आप इसके बेसिस पे, ठीक है। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कौन से टाइप की वैल्यू को हम कौन से कैटेगरीज में रखेंगे। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ये चीज मैंने क्यों बताया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या कि आपको उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कि x इक्वल टू 10 है, तो इसको यूज आप डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि 10 जो है किस टाइप की वैल्यू है। तो 10 यहाँ पे कौन से टाइप की वैल्यू हो गया, 10 का टाइप्स यहाँ पे कौन सा हो गया, इंटीजर। फिर इसको राइट बिल्कुल, इसको किस में स्टोर किया, फिर हमने इस 10 को स्टोर किस में किया है, x में। X तो आपको यहाँ पे x लिखना है, राइट। तो ये जो पहले आपको लाइन लिखना होगा, उसके बाद ही आप ये लाइन लिखेंगे तो कंप्यूटर को एग्जैक्ट समझ में आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो। सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया कि y इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे डबल कोट में हमने लिख दिया हेलो। अब इससे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, स्ट्रिंग y। बिल्कुल सही, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग y हम लिखेंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लिखा z इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, इससे पहले क्या लिखना चाहिए, कैरेक्टर z, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यूज करना है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रोग्रामिंग हम डायरेक्टली स्टार्ट हम कर सकते हैं। अब देखो ये जो प्रोसेस मैंने बताया कि इंट x लिखने का मतलब होता क्या है और कंप्यूटर को आप क्या बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंट x मतलब क्या, कि आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम है x, और इस x में हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम किस तरीके से यहाँ पे यूज हम करेंगे वो देखिए कि इंटीजर x लिखने का मतलब क्या, कि आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि वी आर गोइंग टू टेक वन वेरिएबल दैट नेम ऑफ दैट वेरिएबल इज x and inside this x we have to store only integer type of value। तो वो इसके अकॉर्डिंगली मेमोरी एलोकेट कर लेगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्लेरेशन, कि सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप वेरिएबल कौन सा वेरिएबल लेने वाले हो और उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाले हो। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन। और जब आप वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 को स्टोर कर दिया x में, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको जो भी वेरिएबल आप लेते हैं, फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल, देन इनिशियलाइजेशन प्रोसेस विल बी डन। तो विदाउट डिक्लेरेशन वी कैन नॉट इनिशियलाइज एनी वेरिएबल। आई होप कि यहाँ तक सबको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम यहाँ से हम कुछ नया चीज डिस्कस करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ओके। अभी जो है अब ये सब चीजों का इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे जावा प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए जावा। जावा इन द सेंस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए JDK। और JDK का जो फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। मतलब ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो ही आप जावा प्रोग्राम के कोड आप लिख के उसको आप रन करके आप देख सकते हो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आपको कैसे समझ में आएगा कि आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल्ड है, यानी JDK इंस्टॉल्ड है या नहीं है। सबसे पहले आपको ये चीज चेक करना पड़ता है। और इंटरव्यू में ये चीज पूछा जाता है कि आप बिना सिस्टम में गए हुए, मतलब बिना किसी ड्राइव में, सी ड्राइव में आपको नहीं जाना है, आप मतलब अपने कंप्यूटर के अंदर नहीं जाना है, आप ओपन बाहर से ही आप कैसे चेक कर सकते हो आप, यानी आपको यह दिया जाएगा कि आप सी फोल्डर के अंदर नहीं जाना है आपको, और डी ड्राइव सी आपके पास जो भी फोल्डर्स है उसमें आपको नहीं जाना है। और फिर आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं है।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्निकल राउंड में। तो वहाँ पे सबसे पहले किस तरीके से करना होगा वो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम चेक करेंगे कि आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपको स्टार्ट मेरा बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे सर्च में जाना है और सर्च में आपको टाइप करना है क्या, CMD। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन अभी दिख रहा होगा, सभी लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको कहते हैं क्या, कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि कुछ कमांड हमें लिखना पड़ेगा। और वो कमांड क्या है, देखिए अगर आपको जावा चेक करना है कि आपके सिस्टम में जावा है या नहीं, तो आपको सिर्फ टाइप करना है जावा, स्पेस लेना है, यहाँ पे हाइफन और यहाँ पे लिखेंगे वर्जन। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिखा और जैसे आई विल प्रेस एंटर, ये आपको बता देगा कि जावा का वर्जन अगर इंस्टॉल है, तो यहाँ पे जैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है 14.0.1, ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे पूरा डिटेल, पूरा यहाँ पे डिटेल हमें बता रहा है कि हमने कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। अब बिल्कुल ठीक है सचिन, हाँ आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक चेक कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक तो ये हो गया जावा और वर्जन लिखा तो उसका एग्जैक्ट वर्जन भी दिखा दिया। एक और तरीका क्या है, जावा सी लिखेंगे, सी फॉर कंपाइलर, कि आपका जावा कंपाइलर आपके सिस्टम में है या नहीं, और सेम उसी तरीके से फिर से हम यहाँ पे वर्जन लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट आपको बता देगा कि जावा का यहाँ पे कौन सा वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपको बताएगा कि एक्सटर्नल इंटरनल कुछ तो इस तरीके से बताएगा, नॉट फाउंड करके आपको दिखाएगा। इस तरीके से मैसेज आपको नहीं दिखेगा जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इससे हमें समझ में आ गया कि मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल्ड है और हम आप कोडिंग के लिए हम लोग रेडी है, हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं जावा के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कोडिंग लिखना कहाँ पे चाहिए। ठीक है, यानी आई विल टॉक अबाउट द एडिटर, कि कौन सा एडिटर यूज करना चाहिए जहाँ पे हम जावा के लिए कोडिंग कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे एडिटर्स हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट एक नोटपैड आता है, सिंपल सा ये वाला नोटपैड, इवन इसमें भी हम कोडिंग कर सकते हैं जावा का। ठीक है, तो एक तो ये सिंपल नोटपैड हो गया। अभी जहाँ पे मैं टाइप करके आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, इसको हम कहते हैं नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, इसमें भी हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इक्लिप्स यूज करते हैं, जो इक्लिप्स हम आगे जितना भी आगे का प्रोसेस होगा, मतलब हम लोग 30% सिलेबस हम लोग इसमें देखेंगे नोटपैड प्लस प्लस में, और फिर हम लोग आगे का जितना भी पार्ट होगा सब कुछ हम इक्लिप्स में ही हम लोग देखेंगे। फिर एक सॉफ्टवेयर आता है सबलाइन, इसमें भी हम कोडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एडिटर्स हैं हमारे पास, और ये सभी फ्री अवेलेबल है, कोई भी आपको लाइसेंस आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री अवेलेबल सोर्स है। आप गूगल पे जाके आप डाउनलोड कीजिए और आपको इंस्टॉल करके आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिटर्स ये के बारे में बताया कि ये सब एडिटर्स हैं हम जहाँ पे हम जावा के लिए कोडिंग कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, जो अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो इसमें हम कोडिंग किस तरीके से करेंगे, अब उस पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक न्यू फाइल में ओपन करूंगा, यहाँ पे आप सबको यहाँ पे फाइल दिख रहा होगा लेफ्ट साइड कॉर्नर टॉप पे। तो इस फाइल पे आपको जस्ट क्लिक करना है एंड यू विल हैव वन न्यू बटन, जस्ट इस पे क्लिक करना है। यू विल हैव एम्प्टी फाइल, यहाँ पे कंप्लीटली खाली है, पूरा एम्प्टी है, और यहाँ पे हमें कोडिंग करना है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो व्हाट एवर द कोड यू हैव टू राइट इनसाइड जावा, यू हैव टू राइट इनसाइड द क्लास। तो क्लास यहाँ पे इनबिल्ट कीवर्ड है। और आपको बताऊं कि जावा जो है ये कम्प्लीटली केस सेंसिटिव होता है, मतलब जो स्मॉल में है आपको स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल है कैपिटल में ही लिखना है। तो कहाँ पे चेंजेस होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा। ठीक है, तो क्लास का नाम आप जो भी देना चाहें आप क्लास का नाम आप दे सकते हैं। जैसे मैंने क्लास का नाम यहाँ पे दे दिया, मैक नाम दे दिया, आप जो भी चाहो आप क्लास का नाम दे सकते हैं। इसमें क्लास का नाम देने में आपको यहाँ पे रूल बताया गया है क्या, कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। मैं मस्ट भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप स्मॉल में भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे रूल बताया गया कि आपको मानना चाहिए, उससे आपको प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। बट आपको क्लास का जब भी आप नाम आप यूज करो तो फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखना, इस बात पे आपको सिर्फ ध्यान देना है। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे आपको, जैसे आप लोगों ने सी और C++ थोड़ा बहुत आप लोगों ने जानते होंगे, तो वहाँ पे एक होता है मेन फंक्शन होता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हमें मेन फंक्शन है हमारे पास, एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से है। बट मेन फंक्शन से पहले भी बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जो कि है पब्लिक, देन स्टैटिक, और फिर यहाँ पे void मेन आता है। तो यहाँ पे दो एडिशनल कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड किया गया है जावा में, और फिर है void मेन, और ब्रैकेट के अंदर
यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग args और फिर स्क्वायर ब्रैकेट हम लिखते हैं। मैं आपको सभी कीवर्ड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा कीवर्ड हमें क्यों यूज़ करना है और क्या सिग्निफिकेंट है। और बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि ये जो है मेन मेथड होता है जावा का, और जावा के मेन मेथड में हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमेशा बताया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें बहुत चीज़ें अपने अकॉर्डिंग, अपने मर्जी से कुछ भी चेंजेस हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आज वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इतना तो आपको समझना है कि ये इनबिल्ट है, बट हम लोग कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं जो पॉसिबल है। तो इस जो मैंने ये, अगर ये जो भी आप सिलेक्टेड एरिया आप देख रहे हो, इसको अगर एक साथ में बोलूं कि ये है क्या, सो दिस इज द मेन मेथड। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से मैंने लिख दिया कि ये मेन मेथड है, तो मेन मेथड का नाम से समझ में आ रहा है क्या मेन मेथड का मतलब क्या, कि इसके बिना आप जावा का कोई भी प्रोग्राम आप रन नहीं कर सकते हो, आपको कंपलसरी ये आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा मेन मेथड है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये जावा का मेन मेथड है। और जो भी कोडिंग करना है, यू हैव टू राइट इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ही हमें जो भी कोड करना है, हम इसके अंदर ही हम करेंगे। अब एक और चीज आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जैसे आप लोगों ने सी में प्रिंट करने के लिए वहाँ पे हम लोग यूज किया करते थे प्रिंटफ फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में। अगर मैं सी आउट की बात करूँ तो वहाँ पे सी आउट कुछ इस तरीके से लिखा करते थे, कुछ मैसेज आउटपुट देने के लिए। यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी आप लिखोगे वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे जो कुछ मैं लिखा हूँ एज इट इज प्रिंट होगा। और सेमी कॉलन का मतलब होता है क्या, लाइन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये जो सेमी कॉलन है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये प्रोग्राम सेव करने का तरीका बताऊंगा, और कहाँ पे सेव करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप यहाँ पे मेरे कर्सर पे आप फोकस कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे न्यू 18 करके दिख रहा है, जो फोल्डर का नाम, फाइल का नाम है। उससे जस्ट पहले एक आपको रेड कलर का आपको यहाँ पे मार्क किया हुआ दिखेगा, कलर रेड है। इट मीन्स क्या कि प्रोग्राम हैज नॉट बीन सेव्ड, प्रोग्राम आपने सेव नहीं किया है, इसलिए ये आपको रेड कलर में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसे सबसे पहले हमें सेव करना है। तो आप सेव डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस कर सकते हैं, या डायरेक्टली फाइल में जाके सेव या सेव एज आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप कहाँ पे सेव करेंगे, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैंने डेस्कटॉप पे ही सपोज मैंने एक न्यू फोल्डर बना दिया, मैंने फोल्डर का नाम दे दिया टेस्ट जावा, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने फोल्डर का नाम दे दिया टेस्ट जावा, और ये कहाँ पे बना रहा हूँ इस बात पे भी आप ध्यान दीजिएगा, आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया टेस्ट जावा, और उसके अंदर आके मैंने यहाँ पे फाइल का नाम देना है। अब फाइल का जो नाम आपको वही देना है जो आपने क्लास का नाम रखा है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये अभी नहीं बताऊंगा, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, ठीक है। ये हम किसी दूसरे दिन डिस्कस करेंगे, या एक टॉपिक आता है, पैकेज टॉपिक आएगा जावा पे, कोर जावा का पार्ट है, तो फिर वहां पे मैं काफी डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। बट एज फॉर नाउ आपको करना क्या है कि जो क्लास का नाम आपने रखा है वही फाइल का भी नाम होगा, बट एक्सटेंशन आपको रखना है यहाँ पे डॉट जावा, ठीक है। और जैसा आपने वहां पे रखा है एम कैपिटल में था, एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से यहाँ पे रखना है। और फाइल का नाम मैंने दे दिया मैक डॉट जावा, और सेव बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी अगर आप यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, देन आप देख सकते हैं कि जो रेड मार्क था वो हट चुका है, और ये ब्लू में कुछ तो आ रहा है इस तरीके से, और ये प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है। अगर आप कर्सर इस पे रखोगे आप, तो आपको दिखेगा कि आपने कहाँ पे सेव किया, पूरा लोकेशन दिखा रहा है कि डेस्कटॉप पे टेस्ट जावा करके फोल्डर है, उसके अंदर मैक डॉट जावा आपको फोल्डर, यहाँ पे पूरा लोकेशन भी है, यहाँ पे आपको ये पॉपअप पे मैसेज भी आपको दिखाता है। तो ये प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे क्लास के बारे में मैंने बताया कि क्लास का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारा मेन मेथड है। अब मेन मेथड में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तो पहले इसके बारे में हमें समझना है। और इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों से ओपिनियन लेना चाहूँगा कि मेन मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, इसमें पब्लिक कीवर्ड का क्या मतलब है, स्टैटिक मतलब क्या है, वॉइड मतलब क्या है। कोई अच्छे से अगर जानते हो तो कोई बता सकता है क्या? जो जानते हो अनम्यूट करके आप अपना जो भी है आप थोड़ा सा बताइए, कोई जानते हैं तो थोड़ा सा। किसी को कोई आइडिया है कि इसमें जो कीवर्ड्स हैं उस कीवर्ड्स का क्या मीनिंग है, और मेन मेथड हम क्यों लिखेंगे? किसी के पास आंसर है? नहीं?
मैं वन बाय वन नाम से मैं थोड़ा सा ये बुलाता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे नाम भी याद हो जाएगा। सबसे पहले अर्चना। अर्चना, आपको आवाज़ मेरी आ रही है, तो आपको मेरा जो क्वेश्चन समझ में आया क्या? नीरज, कुछ आइडिया कि मैं इसमें जो, हेलो, हाँ स्वप्न बताइए। सर पब्लिक मीन्स एवरीवन, एवरीवेयर मीन्स कोई भी देख सकता है, कुछ भी कर सकता है, लाइक दैट। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा सही है। और स्टैटिक मतलब क्या हो सकता है? स्टैटिक मतलब जो भी है इनिशियली, हम्म, लाइक दैट। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। वॉइड का मतलब क्या हो सकता है? डोंट नो सर। अच्छा चलो ठीक है, चलिए बढ़िया, आपने बताया जो भी बताया। बाकी किसी को कोई कोई आइडिया नहीं है? विशाल सर राज। वॉइड मतलब वो हाँ ठीक है, वेंकटेश बताइए। हाँ रिटर्न नहीं कर रहा, कुछ नल रिटर्न कर रहा है वो अच्छा फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ठीक ठीक, और मेन? सर मेन मतलब वो हम जब प्रोग्राम रन करते हैं तो मेन फंक्शन ही मतलब जो आउटपुट होगा वो मेन फंक्शन का ही आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिखेगा। तो राइट, इट इज द मेन पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक ठीक, चलिए बढ़िया है, चलिए बढ़िया बताया आप लोगों ने। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक जो मतलब आप लोगों ने जो लोगों ने आंसर दिया है, जो भी बताया आप अपने अकॉर्डिंग आपने सही बताया, ठीक है। लेकिन अभी इसमें आपको बहुत सारे नए चीज मिलेगा आपको, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और एक्चुअल आपको इंटरनली जावा का कंसेप्ट समझ में आएगा कि इंटरनली हो क्या रहा है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पहले मैं इसका जो आंसर है ये मैं थोड़ी देर में बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मेन मेथड होता है इसको कॉल करता कौन है ना? क्योंकि मेथड जो होता है या फंक्शन, जो सी प्लस प्लस में जिसको फंक्शन कहते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे मेथड कहते हैं। तो मेथड को कॉल कौन करता है, पहले आपको ये चीज समझना जरूरी है। तो इसका आंसर है किसी के पास कि मेन मेथड कॉल जो होता है कौन कॉल करता है इसको, ताकि आपको ये जो आंसर आपको जो भी आप इसके नीचे हम लिखते हैं वो आंसर हमें जो डिस्प्ले करता है, बट ये कॉल कौन करता है इसको? कोई आइडिया किसी को? ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपको पूरा बताता हूँ कि इसे कौन कॉल करता है, और ये मेन पार्ट है। नॉर्मली हमें सिर्फ इतना समझना काफ़ी नहीं है कि ये मेन मेथड होता है, इसके बिना हम जावा का कोई कोडिंग नहीं कर सकते हैं, ये हमें कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, ये इनबिल्ट होता है, ये सब तो चलो ठीक है। लेकिन इसे कॉल कौन करता है, ये चीज़ आपको समझना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। तो मैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक और पेज आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप कि आप एक ब्लैंक पेज आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो है, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ सब क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है। ये जो मैं यहाँ पे एक इस तरीके से मैंने एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैंने क्या लिखा कि ये जो पार्ट है ये हमारा सी ड्राइव आप समझो, ठीक है। और आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव में ही चला जाता है। अगर आप लोकेशन अपने मैनुअली चेंज नहीं करो तो बाय डिफॉल्ट जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ, और आप लोकेशन डायरेक्टली उसे मत बताओ कि कहाँ पे जाना है, तो बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाता है। तो जो भी मतलब आप एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो सी ड्राइव में जाता है। तो हमने जावा जो इंस्टॉल किया है वो भी बाय डिफॉल्ट कहाँ चला जाएगा, सी ड्राइव में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा सी ड्राइव है, ठीक है। सी ड्राइव में हमने जेडीके इंस्टॉल किया, यहाँ पे आ गया। लेकिन जेडीके जैसे ही इंस्टॉल होता है तो यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर इसके पास मिलता है, और वो क्या होता है, इंटरनली आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है जेडीके, बट आपके कंप्यूटर में आ जाता है एक और जेवीएम, ठीक है। और इसको क्या कहते क्या है, फुल फॉर्म इसका क्या है, जावा वर्चुअल मशीन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जावा वर्चुअल मशीन है ये भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। तो मैंने क्या बोला क्या कि मेन मेथड के बिना आप कोई भी जावा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। और मैंने पूछा क्या कि जावा जो है, यहाँ पे आपने जो भी हमने कोडिंग यहाँ पे लिखा है कि ये हमारा मेन मेथड है, तो इसे कॉल कौन करेगा? सो दिस इज द आंसर, JVM इज गोइंग टू कॉल योर मेन मेथड।
तो आपको ये समझना है क्योंकि JVM ही उसे कॉल करता है और तभी आपको वहां पे आउटपुट, आपको जो भी आता है वो आउटपुट आपको दिखाता है। तो आप एज्यूम कीजिए कि अभी जो मैंने कोडिंग किया है वो कोडिंग का पार्ट मैं कुछ इस तरीके से इधर में लिख देता हूँ। ये हमारा सपोज D ड्राइव है, एज्यूम करो D ड्राइव या डेस्कटॉप पे जहाँ पे आपने रखा है, यहाँ पे ये हमारा एज्यूम कर लो कि ये हमारा D ड्राइव है, ठीक है, ये हमारा D ड्राइव है जहाँ पे अभी हमने प्रोग्राम बनाया है और प्रोग्राम के अंदर हमने क्या सब चीजें लिखा है वो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है स्ट्रिंग ARGS, कुछ इस तरीके से लिखा, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना, P फॉर पब्लिक, S फॉर स्टैटिक, V फॉर वॉइड, M फॉर मेन। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। तो इसे कॉल कौन करेगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो हमारा JVM है ना, जावा वर्चुअल मशीन, यही जो है इस पर्टिकुलर मेन मेथड को कॉल करता है, ठीक है। अब ये तो कॉल करेगा, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट कीवर्ड जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कीवर्ड क्या था हमारे पास, पब्लिक था। तो पब्लिक अगर है तो आप में से किसी ने बताया था पब्लिक मीनिंग का, पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक मतलब क्या कि एक्सेसिबल टू ऑल, मतलब क्या कोई भी उस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस कर सकता है। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है तो इस मेथड को कोई भी बाहर से एक्सेस कर सकता है। लेकिन कोई भी का मतलब ये नहीं, कोई भी मतलब इस मेथड को यहाँ पे सिर्फ बताया गया कि इस मेथड को कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ एक्सेस कर सकता है JVM ही एक्सेस कर सकता है। तो JVM इस मेथड को एक्सेस करेगा, बट पब्लिक लिखने का क्या जरूरत था, क्योंकि दोनों का लोकेशन अलग अलग है। अगर आप देखोगे गौर से, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राइव लिखा कि C ड्राइव के अंदर हमारा जावा वर्चुअल मशीन है, यानी JDK का सॉफ्टवेयर है, और आपने जो कोडिंग किया वो D ड्राइव के अंदर है। तो ये दोनों का लोकेशन कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये C ड्राइव से आके D ड्राइव में जाएगा और फिर आपके प्रोग्राम में जाके इस पर्टिकुलर मेन मेथड को एक्सेस करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट कीवर्ड जो है ये वाला पब्लिक अगर नहीं होता तो JVM will not able to call this particular method, क्योंकि अगर पब्लिक नहीं है तो कॉल नहीं कर सकता है, बाहर से एक्सेस कर ही नहीं सकता है। मतलब पब्लिक अगर नहीं होता है तो क्या होता है, प्राइवेट होता है, और प्राइवेट अगर है तो प्राइवेट होने का मतलब क्या है कि बाहर से कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं क्या, कि सपोज अगर आप जिस सिटी में रहते हो, मान लो कि मोस्टली शायद पुणे में ही रहते होंगे आप लोग, तो अगर पुणे में अगर आप जो बसेस जो चलती है, PMT बसेस चलती है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आप भी उस पर बैठ सकते हो, मैं भी बैठ सकता हूँ, इसलिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कोई भी उस पर जाके बैठ सकता है। लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट कार है, आपके पास, आप रोड पे जा रहे हो, आपको कोई हाथ नहीं देगा कि मतलब आप किसी को ऐसे ही नहीं बैठा लोगे आप, है ना। तो प्राइवेट होने का मतलब क्या कि वो सिर्फ आपको सर्व करेगा, और पब्लिक होने का मतलब क्या, वो सभी के लिए एक्सेस होगा। तो इसलिए यहाँ पे पब्लिक लिखने का मतलब है क्या कि अगर यहाँ पे जो है हमारा JVM अगर इसे कॉल करने के लिए दूसरे ड्राइव से, यानी C ड्राइव से D ड्राइव में एंटर कर रहा है, तो पब्लिक लिखा हुआ रहेगा तो ही उस पर्टिकुलर मेथड को वो आसानी से कॉल कर सकता है। इसलिए यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड यूज किया गया। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा सभी लोगों को। समझ में आया, कुछ डाउट इसमें, ठीक है। तो हाँ चलिए ठीक है, गुड है। अब सेकंड कीवर्ड पे आते हैं। सेकंड कीवर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक का एक्चुअली दो मीनिंग है, मैं एक मीनिंग आज बताऊंगा, ठीक है, और एक मीनिंग थोड़ा सा आपको कंसेप्ट, थोड़ा सा जावा के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगोगे तो दूसरा मीनिंग आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, एक चीज मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ क्या कि इसके बिना आप जावा का प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, मीन्स आपको कंपलसरी मेन मेथड आपको चाहिए ही चाहिए। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि कितना मेन मेथड चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपके पास बहुत लंबा कोडिंग लिख रहे हो, आप 100-200 लाइन का कोडिंग लिख रहे हो, तो आपने क्या किया कि 4-5 मेन मेथड आपने बना लिया, ये वाला ऐसा नहीं होगा। आपका कोडिंग 10 लाइन का हो या आपका कोडिंग 500 लाइन का हो, एक प्रोजेक्ट के लिए हमेशा एक ही मेन मेथड होगा, और ये इंडिकेट करता है स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। क्लियर है? स्टैटिक मतलब सिंपल सा भी समझो कि आपके पास मेन मेथड हमेशा एक होगा, प्रोग्राम छोटा हो या कितना भी लेंथी क्यों ना हो, हमेशा मेन मेथड आपको एक ही रखना है, एक से ज्यादा यू कैन नॉट हैव मेन मेथड, राइट? कोई डाउट नहीं आता? चलिए गुड है। अब यहाँ पे है थर्ड कीवर्ड वॉइड। वॉइड के बारे में एक ने बताया अभी क्या कि वॉइड का मतलब ये नल रिटर्न करता है, कि कुछ रिटर्न नहीं करता है, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये किसे रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड का मतलब होता है कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बट किसे, तो ये किसे रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि JVM ही कॉल करता है ना, JVM इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द मेन मेथड। तो यहाँ पे जो वॉइड कीवर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। किसे रिटर्न नहीं करेगा,
जेवीएम को, जो इसे कॉल करेगा उसे कुछ रिटर्न नहीं करेगा। क्यों नहीं रिटर्न करेगा? क्योंकि जेवीएम तो जस्ट एक मशीन है, उसे यहाँ पे मुझे जेवीएम को कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं देना है, कुछ भी वैल्यू हमें जेवीएम को नहीं देना है, बस जेवीएम का यूज करना है और हमें आउटपुट मिलना चाहिए, न कि जेवीएम को आउटपुट मिलना चाहिए। तो जेवीएम एक जस्ट एक वर्चुअल मशीन है, उसे हमें कुछ भी रिटर्न करके नहीं देना है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग void कीवर्ड ओवर हियर। अभी समझ में आया? तो यहाँ पे क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि void का मतलब क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? जैसे अभी अभी आप में से किसी एक ने बताया कि void का मतलब क्या होता है कि ये नल वैल्यू रिटर्न करता है, कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या कि किसे रिटर्न नहीं करेगा, तो आपको आंसर देना है क्या कि ये जेवीएम को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्यों जेवीएम को रिटर्न नहीं करेगा? क्योंकि कॉल तो जेवीएम कर रहा है ना, कॉल जेवीएम ने किया इसको, तो इसलिए रिटर्न भी उसी को करेगा, और जेवीएम एक मशीन है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको कुछ भी रिटर्न करके नहीं दिखाना है। आई होप कि चीज क्लियर होगा। Yes. यस कोई किसी को डाउट भी, कुछ भी तीनों कीवर्ड्स के बारे में क्लियर है? यहाँ तक पब्लिक स्टैटिक वॉइड हो गया। अब फोर्थ कीवर्ड पे आते हैं जो है मेन, और इसी की वजह से मैंने इसको क्या बताया कि ये हमारा मेन मेथड है, यानी ये मेथड का जस्ट एक नाम है, राइट? मेन जो है मेथड का नाम है, इसी की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं कि एक मेन मेथड है। और ये जो है इनबिल्ट है, पहले से आइडेंटिफाई करके दिया गया है किसको, जेवीएम को, कि आप मेन को हमेशा ढूंढो और मेन के अंदर ही जाके आपको कोडिंग करना है, जो भी कोडिंग पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो मेन जो है जस्ट मेथड का नाम है, इसलिए हम इसी की वजह से इसको मेन मेथड हम लोग कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है, क्या हम मेन मेथड का नाम चेंज कर सकते हैं क्या अपने अकॉर्डिंग, राइट? और ये जो क्वेश्चन आता है ये मतलब 100% क्वेश्चन आता है। अगर आप अच्छी कंपनी में अगर आप जा रहे हो और अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड अगर उसे देखना हो, तो डेफिनेटली जो है वो लोग पूछेंगे कि मेन जो है, आपको लगेगा क्या ये तो इनबिल्ट है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं इसको, बट ये चेंज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या कि मेन की जगह पे हम कुछ और नाम लिखें तो कैसे काम होगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या कि मेन जो है यहाँ पे ये सब जो मैंने बताया कि जावा वर्चुअल मशीन से कॉल करता है, तो जावा वर्चुअल मशीन मेन को ही क्यों कॉल करता है, आपको ये भी आपको समझना है कि क्यों इसे कॉल करता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जेवीएम के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से किया गया है कि जैसे मैंने अभी बताया कि मेन मेथड में हम लोग क्या लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग args। तो यहाँ पे जो है जेवीएम के पास पहले से कॉन्फ़िगर करके ये दिया गया है क्या कि जेवीएम को बताया गया है क्या कि तुम्हें जहां पे ये पार्ट लिखा हुआ मिले बस उसी को जाके कॉल करना है। तो पहले से जेवीएम के पास इंस्ट्रक्शंस है कि जेवीएम विल ऑलवेज सर्च फॉर एग्जैक्टली दिस थिंग। जो यहाँ पे मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो यहाँ पे लिखा है मैंने, वो हमेशा इसी को सर्च करेगा, किसी और को सर्च नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि जेवीएम जो है हमेशा मेन को ही क्यों कॉल करेगा, तो आपका आंसर होगा क्या कि जेवीएम के अंदर यही इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, तो इसी को ये कॉल करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं किसी एक का मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम लेके मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या सब चीजें होगा। जैसे मान लीजिए क्या कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है क्या कि अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस तरीके से लिखा गया, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या ऐसा क्यों है, क्यों हमेशा मेन को ही कॉल करेगा। तो इंस्ट्रक्शंस पहले से यही दिया गया है, इसलिए वो मेन को ही कॉल करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है, ठीक है, मैं किसी का एक नाम यहाँ पे यूज कर लूंगा, है ना, जैसे स्वप्निल थोड़ा सा एक्टिव है, आंसर भी दे रहे हैं। तो स्वप्निल, मैं आपका एग्जांपल लेके ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एज्यूम कीजिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है। आपके पापा ने बताया क्या कि स्वप्निल आपको रेलवे स्टेशन पे जाना है, वो आने वाले हैं, ये फलाने गाड़ी से आने वाले हैं, और आप उन्हें देखे नहीं हो, आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, मोबाइल का जमाना नहीं है कि फोटो आपको दिखा दिया गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि उन्होंने जस्ट आपके पिताजी ने आपको क्या बताया, उनका बताया कि जो आने वाले हैं वो क्या ड्रेस पहने हुए हैं, है ना। उन्होंने बताया क्या कि ब्लू कलर के जीन्स पहने हुए हैं, सपोज येलो कलर का जो है सो शर्ट पहने हुए हैं, राइट, और एक उन्होंने कैप भी लगाया हुआ है ना, जो रेड कलर का है। तो उन्होंने ये आपको एक बताया कि इस तरह का जो एक बंदा मिलेगा उसी को लेके आना है रेलवे स्टेशन से,
ठीक है। तो आपका काम क्या होगा जब आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे, जिस गाड़ी से आने वाले हैं वो, अब वहां पे आपकी नजर सिर्फ उसी पे होगा, क्या जो बंदा ब्लू जीन्स पहना होगा, रेड कैप पहना होगा और येलो शर्ट पहना होगा, आप इसी को ढूंढोगे। आप बहुत सारे लोग वहां पे होंगे लेकिन आप सिर्फ इसी को क्यों ढूंढोगे, आप बता सकते हो? क्योंकि पापा ने बताया था कि वही हाँ वही पर्सन आने वाला है। एग्जैक्टली, तो वही चीज यहाँ पे है कि जेवीएम को वही इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। जेवीएम को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है क्या, क्या तुमको इसी को ढूंढना है जहां पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हो, सिर्फ तुम उसी को लेके आओ, बाकी को यहाँ पे आप जब कोडिंग करते हो तो इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीजें होता है, लेकिन हम बहुत सारे मेथड्स को जेवीएम कॉल नहीं करेगा। जेवीएम ओनली सर्च फॉर दिस वन, दिस पार्ट, जहां पे ये मिलेगा उसी को जाके वो कॉल करेगा। अब ये चीज आपको समझ में आ गया कि जेवीएम हमेशा मेन को ही क्यों कॉल करता है और मेन को ही हम क्यों सब कुछ हम मेन मेथड हम क्यों मानते हैं। तो जेवीएम के अंदर ये सारा डिटेल इस तरीके से लिखा गया है, उसको इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसलिए हमेशा मेन मेथड को ही ढूंढेगा। अब क्वेश्चन ये था कि हम मेन का नाम चेंज कर सकते हैं क्या, है ना। तो देखो जेवीएम के अंदर यहाँ पे पहले से क्या लिखा गया है, यहाँ पे मेन लिखा गया है ना, इसलिए इधर भी जो हमारे पास यहाँ पे जो मेन है, यहाँ पे आप मेन लिखोगे तो ही जेवीएम इस मेथड को कॉल कर सकता है। लेकिन अगर हमें इस मेन का नाम चेंज करना हो, कि आप चाहो क्या कि नहीं मुझे इसका नाम हमें चेंज करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? उस केस में आपको क्या करना होगा, जेवीएम के अंदर जाके इस मेन को हटा के आपने कुछ भी आप अपना नाम आपने लिख दिया, कुछ भी आपने लिख दिया XYZ, ठीक है। तो जेवीएम के अंदर जाके अगर आपने मेन की जगह पे आपने XYZ अगर आपने यूज किया, देन यू कैन इजिली यूज इंस्टेड ऑफ मेन यू कैन राइट XYZ, और फिर भी आपको कोई एरर नहीं आएगा और जेवीएम आसानी से इसे ढूंढेगा और यहाँ पे कॉल करके आपको आंसर दे देगा। चीजें समझ में आया, क्लियर है? कि मैंने जेवीएम के अंदर जाके अगर मेन को यहाँ से रिप्लेस करके मैंने कुछ यहाँ पे और कुछ लिख दिया, तब यहाँ पे जेवीएम जो है फिर अब XYZ को ढूंढेगा, क्योंकि जेवीएम तो सब कुछ इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है। तो ये चीज अगर क्वेश्चन अगर आता है क्या, कैन वी मेक सम चेंजेस इन द मेन मेथड, सो डेफिनेटली वी कैन मेक सम चेंजेस। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मेन का नाम हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जेवीएम के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा, और जो भी आप यहाँ पे नाम चेंज करते हो वही नाम अब आप अपने प्रोग्राम में भी यहाँ पे यूज करोगे, तो वो प्रोग्राम रन हो जाएगा, सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया? लेकिन ये करने की जरूरत है नहीं इतना, मैं आपको इंटरनली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि क्या सब चीजें हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये चीजें एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल है, बिल्कुल हम कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं क्या, कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट में जो है लिखा हुआ स्ट्रिंग ARGS, ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। अब ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होता है? कमांड लाइन आर्गुमेंट्स इसको हम कहते हैं। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का मतलब क्या, इसका भी दो अलग अलग मीनिंग है। एक तो क्या कि इसको, इस प्रोग्राम को जब हम कमांड प्रॉम्प्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो कुछ भी हम लोग डेटा हम देते हैं तो वो डेटा इसी के हेल्प से इस प्रोग्राम के अंदर आता है। एक पहला मीनिंग ये है। दूसरा मीनिंग क्या होता है कि अगर आपने कोडिंग करते टाइम आपके प्रोग्राम में कुछ एरर आता है, तो कौन से लाइन नंबर में एरर है वो भी आपको इसी की वजह से एग्जैक्ट लाइन नंबर भी देता है, इसलिए इसका नाम भी है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स टू मैनेज द लाइन नंबर्स। आप इसको बोल सकते हो कि आपके प्रोग्राम में जो मतलब लाइन नंबर को बताता है, इंडिकेट करता है कि अगर आपके, तो ये कैसे होगा, ये मैं अभी जब आप ये प्रोग्राम जब रन करूंगा वहां पे कुछ एरर करके फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इसको हम कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन मेथड के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, मैं फिलहाल यहाँ पे मेन रखता हूँ। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि जेवीएम किस तरीके से इसे कॉल करेगा, क्यों पब्लिक है, क्यों स्टैटिक है, सब क्लियर, कोई डाउट नहीं? सर स्टैटिक के बारे में बताया नहीं एक बार। स्टैटिक के बारे में मैंने दो मीनिंग बताया, दो नहीं एक ही बताया, एक मीनिंग में आज नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्टैटिक का मतलब जस्ट मैंने आपको बताया क्या कि मेन मेथड आपके पास सिर्फ एक होना चाहिए, एक से ज्यादा मेन मेथड नहीं होगा एक सिंगल प्रोग्राम के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि अगर हमारे पास बहुत सारे मेन मतलब कोडिंग बहुत लंबा है तो आपने 3-4 मेन मेथड आप नहीं लिख सकते हैं। मेन मेथड हमेशा एक ही होता है। दूसरा मीनिंग क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। ऑब्जेक्ट की बात हम जब करेंगे तो मल्टीपल क्लासेस जब हम लोग क्रिएट करेंगे, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास हमने बनाया है, जब मल्टीपल क्लास में बनाऊंगा तो मैं इसके बारे में मैं कल के सेशन में एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में,
ठीक है। अभी आप फिलहाल इतना समझो कि मेन का स्टैटिक का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास मेन मेथड सिंगल मेन मेथड होना चाहिए एक प्रोग्राम के लिए, एक से ज्यादा मेन मेथड हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़े इससे। अभी किसी को कोई डाउट इस अभी जितने भी कीवर्ड्स के बारे में मैंने बताया और इधर जो भी मैंने JVM के बारे में एक्सप्लेन किया, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट किसी को? सबको ओके है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। स्वप्न लोग क्या है, सब कोई डाउट नहीं आता, आगे बढ़े क्या? हाँ चलिए, तो थोड़ा सा आप लोग बोला करो तो थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। ऐसे लग रहा है मैं हवा में तो बातें नहीं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, हाँ तो थोड़ा सा बीच में इंटरेक्शन जरूरी है, हाँ एकदम सो मत जाओ, है ना। चलिए ठीक है, तो ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और अभी आपको बेहतर, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इंटरनली क्या सब चीजें होता है। तो आप ये समझो कि सिर्फ मेन मेथड में मेरा 1 घंटा टाइम चला गया, ठीक है, लेकिन चलिए कि आउटपुट हमें मिलना चाहिए कि आपको आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो वो वर्थफुल होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसके अंदर जो भी कोडिंग करेंगे, इसे इसलिए हमें जो भी कोडिंग करना है इसके अंदर ही करना है, क्योंकि JVM इसे कॉल करेगा, JVM जैसे कॉल करेगा इसके अंदर में जितना भी पार्ट है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि कहाँ पे सेमीकोलन देना चाहिए, कहाँ पे नहीं देना चाहिए। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, राइट, कि यहाँ पे सेमीकोलन दें नहीं दें, है ना, क्यों, क्या रूल है सेमीकोलन का, ये चीज आपको समझ में अगर मैं बताऊं तो आप नेक्स्ट टाइम से कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि सेमीकोलन हमें कहाँ पे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। सेमीकोलन हमें कहाँ नहीं देना चाहिए, जहां पे आप देखोगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है उसके जस्ट ऊपर वाले लाइन में सेमीकोलन कभी भी आपको नहीं देना है। जैसे यहाँ पे देखोगे क्लास मैंने स्टार्ट किया, क्लास मैक, और फिर मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखा है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ मैक, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया है कि इसी के बेसिस पे यानी मैक के बेसिस पे ही ये सारी चीजें होगा। अगर आपने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया तो कंपाइलर को क्या लगेगा कि काम खत्म हो चुका है, लाइन पर यहीं पे एंड हो गया, वो नीचे जाके चेक ही नहीं करेगा वो। तो इसलिए जहां पे भी कर्ली ब्रैकेट हो उसके जस्ट ऊपर वाले लाइन के लास्ट में सेमीकोलन कभी भी आपको नहीं देना है, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी है कर्ली ब्रैकेट है, इसके जस्ट ऊपर वाले लाइन में यहाँ पे हम कभी भी सेमीकोलन नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, जैसे JVM आएगा चेक किया इसको, देखिएगा यहाँ पे लाइन खत्म हो चुका है, अंदर वो जाएगा ही नहीं, तो अंदर जाएगा नहीं तो आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्यों सेमीकोलन दिया, अब इसके नीचे देखो, यहाँ के इसके नीचे कहीं भी कर्ली ब्रैकेट ओपन है, ओपन की बात कर रहा हूँ, क्लोज की नहीं, है ना, यहाँ पे कहीं भी ओपन कर्ली ब्रैकेट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप कि समझ में आया होगा बातें। तो आप कर्ली ब्रैकेट पे ध्यान देते हुए आप सेमीकोलन का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और मैंने बताया कि सिस्टम डॉट आउट के अंदर आप जो कुछ भी आप कोड यहाँ पे लिखेंगे वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। डबल कोड के अंदर में जो कुछ भी है, सेमीकोलन का मतलब टर्मिनेशन ऑफ लाइन होता है। मैंने थोड़ा सा इसका रूल रेगुलेशन भी बताया कि कहाँ पे हमें देना चाहिए, कहाँ पे नहीं देना चाहिए। ये प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है, चलिए हम रन करते हैं इसको। रन करने के बाद भी वहाँ पे और भी चीजें, और भी क्लियर चीजें होगा। अब देखो आप यहाँ पे रन कैसे करेंगे। रन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं। अब आपको बताना पहले ये है कमांड प्रॉम्प्ट को कि आपका प्रोग्राम सेव कहाँ पे आपने किया है। तो मैंने आपको बताया था ये प्रोग्राम कहाँ पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे टेस्ट जावा करके फोल्डर बनाया था, आप लोगों को याद होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे पहुंचना है। अभी हम लोग कहीं और हैं, यहाँ पे सी में यूजर्स नहीं सारे फोल्डर में है, लेकिन मुझे जाना कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे हम कैसे जा सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, उसके लिए हम लिखते हैं CD। CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप, आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो आप। तो CD का मतलब क्या, CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। अब जैसे एंटर प्रेस करोगे, देखो अभी आप आ चुके हो डेस्कटॉप पे, आ चुके हैं, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप दिखा रहा है। अब डेस्कटॉप पे तो आ चुके हैं, बट डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोल्डर्स है, बट मेरा जो काम का फोल्डर है वो क्या है, टेस्ट जावा। मैंने यहाँ पे जो बताया था वो टेस्ट जावा करके जो फोल्डर था मैंने उसमें रखा था। तो अब हमें जाना है टेस्ट जावा फोल्डर में, तो फिर से क्या लिखेंगे, CD टेस्ट जावा। तो CD मतलब फिर से क्या कि डेस्कटॉप से वो फिर चेंज करेगा डायरेक्टरी को और फिर वो चला जाएगा टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखो आप यहाँ पे टेस्ट जावा फोल्डर में हम लोग आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर देखना है कि मेरा फाइल यहाँ पे है या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे dir हम यूज करेंगे। dir स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरीज, ठीक है, मतलब डायरेक्टरी में तो उसके अंदर क्या क्या फाइल्स है सब बता देगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल यहाँ पे दिखा रहा है, mac.java, जो मैंने सेव किया था। और यहाँ पे आपको डेट भी दिखा रहा है कि 18 मार्च को सेव किया है। टाइम भी दिखा रहा है क्या कि ये 20:32 में हमने सेव किया हुआ है, 8:32 में मैंने सेव किया हुआ है। तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे बता दिया, मतलब हम श्योर हैं कि इस फोल्डर पे मेरा फाइल यहाँ पे है। अब हमें इस फाइल को कंपाइल करना है।
अब कोई ये बताएगा कि कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है? कोई जो जानते हो अच्छे से आप बता सकते हो? कि कहा जाता है कि हमने कोडिंग तो लिख लिया, उसके बाद हमें जावा को कंपाइल करना होता है, फिर जावा प्रोग्राम को रन करना होता है। तो कंपाइलेशन मतलब क्या होता है? कोई किसी को कुछ आइडिया है? कन्वर्जन टू मशीन लेवल लैंग्वेज। बहुत सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, तो यही इन्होंने बिल्कुल सही बताया। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, क्या कन्वर्ट करना। अभी आप देखो ये जो मैंने कोड लिखा है, ये कोड हमारा मशीन कोड में नहीं है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो ये यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रोग्रामिंग मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शंस जो हमें देना है वो बाइनरी फॉर्म में देना है, 0 एंड 1 के फॉर्मेट में देना है। लेकिन अभी जो हमने कोड लिखा है, कहीं भी 0 1 दिख रहा है आपको? यहाँ पे कहीं भी बाइनरी फॉर्म नहीं दिख रहा है। इसको हम कहते हैं सोर्स कोड। तो सोर्स कोड को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, तो हमें इस पर्टिकुलर सोर्स कोड को कन्वर्ट करना होगा मशीन कोड में। मशीन का मतलब क्या? 0 एंड 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। सो सोर्स कोड को हमें कन्वर्ट करना मशीन कोड में, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंपाइलेशन। जो भी आपने आंसर बताया, बहुत बढ़िया आंसर बताया उन्होंने। ठीक है, तो हम कंपाइल करेंगे कैसे? तो उसके लिए यहाँ पे कमांड आपको लिखना होगा जावा सी एंड सी फॉर कंपाइलर, स्पेस लेना है, फाइल का नाम देना है कि कौन सी फाइल को कंपाइल करना है, तो फाइल का नाम है mac.java। तो जैसे आप ये लाइन आप लिखते हो, एंटर करोगे, तो ये जो हमारा फाइल यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है सोर्स कोड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा मशीन कोड में। तो ये हम एक्चुअली देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। मैं अभी आपको मेरे डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ, और डेस्कटॉप पे जो मेरा ये फोल्डर है, ये आप फाइल देख पा रहे होगे, राइट? ये जो फोल्डर का नाम है टेस्ट जावा, और उसी के अंदर ये हमारा यहाँ पे है मैक और जे एक्सटेंशन है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि टाइप दिखा रहा है कि जावा का सोर्स फाइल है ये। ठीक है, तो इस सोर्स फाइल को मुझे कन्वर्ट करना होगा मशीन कोड में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये कमांड लिखा, और जैसे मैंने ये कमांड लिखा, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो आपको यहाँ पे एक और आपको फाइल यहाँ पे दिखेगा, जो कि डॉट क्लास फाइल होगा। जैसे मैं अभी आप यहाँ पे देखो, सिर्फ हमारे पास एक ही है फाइल, और जैसे मैंने ये कमांड लिखा और जैसे मैं प्रेस एंटर कर रहा हूँ, एंटर जैसे मैंने किया, यहाँ पे आपको एक और फाइल आपको दिखेगा। और ये फाइल कौन सा बना? मैक डॉट क्लास फाइल बना। यहाँ पे भी टाइप दिखा रहा है क्लास फाइल बन चुका है, ये हमारा सोर्स था, ये क्लास फाइल बन चुका है। और ये जो होता है ये मशीन कोड होता है। अब इसको कंप्यूटर समझ सकता है। अगर मैं इसे ओपन करके भी दिखाऊं तो आप देखेंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड करता हूं, तो ये देखो आप, ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर लिया है उसने। अब ये चीज हमें समझ में नहीं आएगा, ये कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, और उसको समझ के जेवीएम समझेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स कोड था, और सोर्स कोड को मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने का मैंने कमांड यहाँ पे लिखा है जावा सी mac.java, तो इंटरनली उसको वो कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके हमें ये चीज बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्यूटर समझ सकता है कि इंटरनली क्या सब चीजें होगा। ठीक है, तो अब हमें कंपाइलेशन हो चुका है, मतलब कन्वर्जन हो चुका है। अब रन करेंगे। रन करने के लिए लिखते हैं सिर्फ जावा और सिर्फ क्लास का नाम, विदाउट एनी एक्सटेंशन। ठीक है, तो जैसे ये पार्ट हम लिखेंगे, तो आपको जो भी आउटपुट यहाँ पे है, हेलो एवरीवन, 3 डॉट मैंने लिखा था, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो एवरीवन, यहाँ पे 3 डॉट भी आप देख सकते हैं। तो वही एग्जैक्टली आउटपुट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आई होप ये चीजें क्लियर होगा। अब एक और चीज मैंने आपको ये बताया था क्या, कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि स्ट्रिंग ARGS का एक और मीनिंग जो मैंने आपको बताया था कि लाइन नंबर्स को कैसे मैनेज करता है। तो सपोज आप ये करो कि सपोज मैंने यहाँ पे जानबूझ के मैंने सेमीकोलन को मिस कर दिया है, यहाँ पे सेमीकोलन मैंने नहीं दिया, तो कंपाइल करते टाइम ही आपको, जैसे यहाँ पे कंपाइलेशन का प्रोसेस होगा, यानी जैसे मैंने ये कोड लिखा कंपाइलेशन का जावा सी फॉर कंपाइलर, और फाइल का नाम जैसे लिखा, तो कंपाइलर का काम क्या होता है कि वो लाइन बाय लाइन जो कोड को रीड करेगा और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन कहीं उसको बीच में अगर एरर आ गया तो वहीं पे वो रुक जाएगा, और पहले आपसे को बताएगा वो एरर क्या है, और फिर आपको बोलेगा एरर सही करो, फिर हम उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ, अभी आप देखो यहाँ पे दिखा रहा है 1 एरर। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले एरर समझना है। आप एक अच्छे प्रोग्रामर तभी बन सकते हो जब आपको एरर की अच्छी समझ हो। तो वो चीज समझने के लिए यहाँ पे देखो क्या बता रहा है कि mac.java, ये फाइल का नाम बताया कि इस फाइल में यानी mac.java में ये जो 5 है ये लाइन नंबर एक्चुअली बताता है। अभी आप देखो ये जो है इसका लाइन नंबर यहाँ पे देखो कौन सा है, लाइन नंबर यहाँ पे 5 लाइन नंबर है। तो ये जो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको लाइन नंबर जो यहाँ पे बताया कि 5 है ना, तो ये 5 यहाँ पे जो कंसोल पे हमें दिखा रहा है बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से एग्जैक्ट आपको यहाँ पे हमने दिखा दिया क्या कि 5 नंबर लाइन में एरर है। क्या एरर है? सिंगल कोड में दिखा रहा है कि
सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, कहाँ पे वो भी मार्क कर रहा है कि लास्ट में आपने यहाँ पे सेमी कॉलन आपने छोड़ दिया है, दैट्स वाई 1 एरर है। तो यहाँ पे जो लाइन नंबर यहाँ पे दिखा रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग ARGS। अब यहाँ पे हमें सेमी कॉलन आपको देना है, फिर आप इसको सेव करना है। मीन्स ईच एंड एवरी टाइम आपने प्रोग्राम में जो भी चेंजेस किया है यू हैव टू सेव दैट पर्टिकुलर फाइल, और फिर आपको उसे कंपाइल करना होगा। तो हम फिर से कंपाइल करेंगे ताकि वो फिर से लाइन बाय लाइन उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता चलेगा, और फिर यहाँ पे रन करेंगे तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। तो ये हमारा एक प्रोग्राम मैंने अभी आज आपको एक्सप्लेन किया, और इसमें आई होप कि सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताया। तो ये, और अभी मैं जो भी यहाँ पे कोडिंग में करूँगा सब आपके लिए मैं सेव करता चलूँगा। और थोड़ा सा एक पार्ट इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट करता हूँ इसको, क्या कि मैंने अगर एक लाइन और ऐड कर दिया इसमें, मैंने लिखा हेलो एवरीवन हाउ आर यू, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। अब अगर हम इसे रन करके देखें तो रन करने के लिए फिर से कमांड ओपन करना पड़ेगा, फिर से आप कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से वो मशीन कोड में इंटरनली कन्वर्ट करेगा, और फिर से हम रन करते हैं तो आप आउटपुट आप देखो हेलो एवरीवन हाउ आर यू, इस तरीके से मैसेज आ रहा है। लेकिन दोनों ही जो लाइन है वो सेम लाइन में आ रहा है, दोनों ही जो मैसेज है सेम लाइन में आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे अलग अलग लिखा था हमने। तो अगर आप प्रिंट लिखते हैं तो सेम लाइन में आता है, अगर लाइन को ब्रेक करना हो कि दोनों मुझे अलग अलग लाइन में हमें दिखना चाहिए, फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज LN। LN स्टैंड्स फॉर उल्टा रीड करते हैं पीछे से यहाँ पे, N फॉर न्यू, L फॉर लाइन, इसका मतलब होता है न्यू लाइन बोलो या नेक्स्ट लाइन भी इसको बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे भी मैंने यूज कर लिया, ठीक है, LN। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट के बाद LN लगा दिया, अब आप फिर से इसको कंपाइल करके देखो तो हमें जिस तरीके से आउटपुट हमें एक्सपेक्टेशन था उस तरीके के आउटपुट आपको दिखाएगा, हेलो एवरीवन हाउ आर यू। तो इस तरीके से दोनों नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगा। बट दोनों लाइन के बीच में मुझे एक लाइन का गैप चाहिए, दोनों काफी क्लोज है, तो बीच में एक और लाइन का अगर मुझे गैप चाहिए तो आप जो C और C++ में यूज करते थे \n, वो यहाँ भी यूज कर सकते हैं, बट आपको डबल कोट के अंदर यूज करना पड़ेगा, बाहर में नहीं, डबल कोट के अंदर ही आपको \n यूज करना होगा। तो यहाँ तक प्रिंट होगा, \n से फिर से एक लाइन का गैप मिलेगा और फिर ये नेक्स्ट लाइन आपको प्रिंट करेगा। इसको हम कंट्रोल S करते हैं, यानी प्रोग्राम को सेव कर लिया, और फिर हमने यहाँ पे कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद रन किया, एंड यू कैन सी दैट दिस इज द गैप इन बिटवीन द लाइन्स, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे फर्स्ट लाइन में गैप चाहिए, अभी आप देखो यहाँ पे C यूजर्स है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे ये मैसेज आ चुका है मेरा आउटपुट, मुझे यहाँ पे बीच में और गैप चाहिए, मुझे एक लाइन में गैप चाहिए, तो ये \n यहाँ पे है, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में ही \n भी ऐसे भी दे सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे प्रिंट करेगा पहले एक लाइन का गैप लेगा, फिर आपको ये मैसेज दिखाएगा, फिर गैप मिलेगा इस \n की वजह से, और फिर ये नेक्स्ट लाइन आपको मिलेगा। इसको हम सेव करते हैं और अब हम रन करके देखते हैं। अभी आप देखो फर्स्ट गैप है, फिर लाइन है, फिर गैप है, फिर लाइन है, फिर गैप है। तो इस तरीके से हम प्रिंट करने का मैंने अलग अलग तरीका बताया कि प्रिंट, अगर सिर्फ प्रिंट लिखा अगर हमने तो उससे क्या होगा, सेम लाइन में सब कुछ आएगा, LN लगा दिया, नेक्स्ट आएगा। आपको गैप चाहिए तो \n यूज कर लो, तो उससे भी आपको ये सब चीजें हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आया हो कि प्रिंट और प्रिंट LN में क्या डिफरेंस है, \n का मतलब क्या होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, राइट? कोई डाउट है किसी को? सर अगर 2 लाइन का गैप चाहिए तो 2 \n, जितना आपको गैप चाहिए उतना \n डाल दो, इसमें कोई कंजूसी नहीं करो, ठीक है। आपको जितना मैंने 3 डाल दिया, देखो आप, ओके। देखो और सर जो देखो स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग ARG के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट है हाँ भी, हाँ देखिए, अभी इसके बारे में भी आपने अच्छा याद दिलाया, मैं मिस कर रहा था। देखो ये जो स्ट्रिंग ARGS है, ये एक्चुअली ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, ये एरे टॉपिक में, अगर आपने C++ थोड़ा बहुत जानते होंगे तो वहाँ पे एरे एक टॉपिक होता है, उसमें एरे को इंडिकेट करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। यहाँ पे ये जो ARGS है ये वेरिएबल का नाम है, और इसकी जगह पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट ये इंडिकेट करता है कि ARGS इज एरे टाइप ऑफ वेरिएबल्स है, राइट। तो मैं अगर इसको अलग अलग पोजीशन पे भी हम रख सकते हैं, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यहीं पे रखो, इसका अलग अलग सिंटैक्स है, क्या क्या सिंटैक्स है देखो आप। और ARGS की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने मेरा नाम लिख दिया, मेरा नाम कुमार है, मैंने यहाँ पे कुमार लिख दिया, वो भी चलेगा, कोई डाउट नहीं होगा। अभी मैंने इसको सेव कर लिया और आपके सामने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि कुछ एरर तो नहीं आएगा। देखो कोई एरर नहीं आया,
और आउटपुट भी आपको दिखा दिया, राइट। तो यहाँ पे भी ARGS की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड आप कर सकते हो। आप इसके लिए आपको JVM में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बताया, इसको यहाँ से हटा दो आप, और आपने जस्ट कुमार से पहले आप लिख दो, ठीक है, तो भी ये काम करेगा। ये अलग अलग सिंटैक्स है जो वैलिड सिंटैक्स है। अब देखो यहाँ भी प्रॉपर आउटपुट हमें दिखा रहा है, ठीक है, और जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ सब मैं आपके लिए सेव करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये सब चीजें, और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन सा वैलिड सिंटैक्स है। अब ये देखो, ये इसको मैंने हटा के पूरा स्ट्रिंग के पास आ जाता हूँ, और यहाँ पे ऐसे रखा कि स्ट्रिंग के जस्ट पास यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रखा, फिर स्पेस लिख के कुमार लिख दिया हूँ, ठीक है। और अब आप फिर से इसको कंपाइल करो आप, और देखो आउटपुट, कोई इशू नहीं है, ये भी वैलिड है, ठीक है। तो ये अलग अलग सिंटैक्स है जो वैलिड सिंटैक्स है। लोगों को नॉर्मली सिर्फ पता चलता है कि एक ही सिंटैक्स है, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं। अब एक और चीज देखो, मैं स्क्वायर ब्रैकेट हटा ही दिया और इसकी जगह पे मैं 3 डॉट यूज करता हूँ, ये भी सिंटैक्स है। 3 डॉट मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, और अब यहाँ पे देखते हैं कि रन करके कि सब ठीक है क्या। कंपाइल किया, देखो कोई इशू नहीं है, यहाँ भी देखो परफेक्टली आंसर हमें मिल रहा है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे, इतना पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा आप अब कुछ और ज्यादा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है, और इंटरव्यू में सब चीज पूछा जाता है कि अगर वहाँ पे आपको दे देगा कि कौन सा मेन मेथड सही है, किसी में ऐसा लिख देगा तो आपको, आप जानते नहीं रहोगे, बोलोगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ARGS की जगह पे कुछ और लिखा हुआ देखोगे, बोलोगे है ही नहीं। तो ये सब चीज पॉसिबल है, ये जस्ट वेरिएबल का नाम होता है, आप इसकी जगह पे कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने मेन मेथड में बहुत सारे चेंजेस आपको करके दिखाया कि क्या सब चीजें कर सकते हैं, सब वैलिड है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली लोगों को पता होता है कि ये इनबिल्ट होता है, हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उनके पास अधूरा नॉलेज होता है, इसलिए उस तरीके से बताते हैं। अगर आप बेसिक से अगर अच्छे से आप समझते हो तो ये सब चीजें आप आसानी से ये चीज समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने आज, मैंने आपको मेन मेथड के बारे में बताया कि प्रोग्राम जावा में हम किस तरीके से कोडिंग हम करेंगे, उसके बाद अलग अलग JVM कैसे इसको कॉल करता है, तो कैसे हमें प्रिंट करना है, ये सब सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। कल का जो सेशन होगा उसमें हम इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम करेंगे, है ना, कुछ बहुत सारी चीजें, लॉजिकल पार्ट भी हम देखेंगे। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा कल हम इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आज अभी तक जो भी मैंने बताया है, ये सभी पार्ट जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये सब कुछ, और जो भी मैंने कोडिंग किया है, ये सब कुछ हम आपको मेल पे सेंड करेंगे। तो आप लोग अपना मेल जो है मेरे चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी आप टाइप करके सेंड कर दीजिए, ताकि मैं आपको ये जो भी मैंने कोडिंग किया है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मेल पे सेंड कर सकूँ, ताकि आपके पास नोट्स बनता जाएगा। दूसरी बात, जो हमारे पास अभी जो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाया हूँ, सभी का रिकॉर्डिंग भी चालू है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो ये आज का सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं रिकॉर्डिंग भी आपको मेल पे सेंड कर दूंगा, ताकि फ्यूचर में आपके पास एक रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल भी बनता जाएगा कि क्या मैंने एक्सप्लेन किया। तो सभी लोग अपना अपना ईमेल आईडी आप हमें सेंड कर दें, तो मैं आपको सब कुछ डिटेल आपको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट तो नहीं? तो अभी हम लोग कल जो है फिर सेम टाइम पे हम लोग मिलेंगे, और फिर हम लोग आगे का जो आज जहाँ तक मैंने बताया है, इसके आगे का जो पार्ट होगा वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं अभी जितना बताया हूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक्चुअल में सीखना है, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे चेंजेस करके सब कुछ देखा है, आज मैं कुछ असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, जैसा मैंने किया है इसी तरीके से आप खुद से प्रोग्राम को सेव करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात क्या कि अब आपके पास JDK होना चाहिए, कंप्यूटर में Notepad++ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप ईमेल आईडी अगर आप देते हो, तो मेरा यूट्यूब का चैनल है, मैं आपको वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि JDK कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो पर्टिकुलर वीडियो आप देख के, आप डाउनलोड करके आप कैसे इंस्टॉल करना है, पूरा डिटेल में मैंने प्रोसेस वहाँ पे बताया हुआ है। तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं आप, ठीक है। तो सर क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? जावा बाय कुमार। मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, ईमेल आईडी आपने सेंड किया है ना? ईमेल आईडी हाँ सर, ओके। हाँ, तो ईमेल आईडी पे मैं पूरा उसका लिंक दे दूंगा आपको, तो आप डायरेक्टली वहाँ से पर्टिकुलर वो जावा कैसे इंस्टॉल करना है उस पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? सभी लोगों ने ईमेल आईडी डाल दिया ना? किसी का मिसिंग तो नहीं है? चलिए ठीक है, डाल दे। हाँ चलिए ठीक है, गुड। चलिए ठीक है, तो फिर जो है हम लोग कल हम लोग सेम टाइम पे हम लोग
मिलेंगे और फिर आगे का पार्ट जो है, इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आप रखिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप इंस्टॉल करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और सारी चीज़ें हम फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो बेसिक चीज़ें आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या सब चीज़ें हो रहा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ मीटिंग, और कल फिर हम लोग सेम टाइम पे मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम, आपने पेशेंस के साथ सुना, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।